नेक्स्ट टॉपिक इज डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प? डैम्प का मतलब होता है कम हो जाना या रिड्यूस हो जाना या फिर डिक्रीज हो जाना, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जिसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ कम होती जा रही है, कोई भी इनपुट जिसकी आउटपुट लगातार कम होती जा रही है, तो इस तरह की हम एनर्जी को बोलेंगे दिस इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड एनर्जी, ठीक है। अगर कोई एनर्जी टाइम के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, वो लगातार एक ही मतलब जो है मैग्नीट्यूड से लगातार आगे चलती जा रही है, तो उस तरह की हम एनर्जी को बोलते हैं दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस या अनडैम्प्ड एनर्जी। सो देखिए यहाँ पर व्हाट इज द डैम्प्ड और अनडैम्प्ड सिग्नल। सो हियर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अनडैम्प्ड। तो यहाँ पर हम कोई सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल क्या है? ये सिग्नल कोई मोबाइल का सिग्नल भी हो सकता है, कोई टावर का सिग्नल भी हो सकता है, या सिंपल कोई ऑसिलेशंस भी हो सकती है पेंडुलम की। तो अगर इसकी एनर्जी टाइम के साथ कम नहीं हो रही है तो देखिए ये लगातार एनर्जी चल रही है। सो हेयर इज़ द टाइम पीरियड और हेयर इज़ द एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, अभी भी एम्पलीट्यूड इतना है जब टाइम 0 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम बढ़ता चले जा रहा है पर एम्पलीट्यूड उसका कम नहीं हो रहा, मतलब इसको लगातार जो है इनपुट मिलती जा रही है। ये वाली ऑसिलेशंस होती हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो व्हाट आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ओके। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस are those oscillations in which amplitude not decreases with time, मतलब टाइम के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। एग्जांपल देखिए, अगर हम पेंडुलम की बात करें, सी हियर इज द पेंडुलम, दिस पेंडुलम गोज हियर देन हियर देन हियर, सो इट स्टार्ट्स ऑसिलेशंस अबाउट द मीन पोजीशन। अगर इस पहले सेकंड में इसका एम्पलीट्यूड क्या था, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा? सो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड। तो जितनी ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद ये एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा, ये एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम इसको बोलेंगे दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सी होंगी फिर? डैम्प्ड में क्या है? इफ amplitude of oscillation decreases with time, okay, the oscillations said to be damped, ओके। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड हेयर, ओके। सो जहाँ स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड इतना है, बाद में इसका एम्पलीट्यूड देखिए लगातार कम हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फाइनल में जाके कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसमें एनर्जी लगातार कम हो रही है, ठीक है। एनर्जी क्या है? एनर्जी लगातार कम हो रही है, तो इस तरह की ऑसिलेशंस क्या होंगी? दीज आर द ऑसिलेशंस डैम्प्ड। यहाँ पर देखिए शेयर, हियर इज द सिंपल पेंडुलम अरेंजमेंट। सो यहाँ से मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, सो देखिए समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, तो इवन के कुछ ही सेकंड में अभी ये रुक जाएगा। तो इसकी जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लगातार पुश करता रहूँ, जैसे हम एक झूला देते हैं बच्चे को, ठीक है, तो जब झूला देते हैं तो ऐसे लगातार इसको फोर्स दे रहे हैं, तो इस तरह में इसको एनर्जी कंटिन्यू मिल रही है, तो जिसको कंटिन्यू एनर्जी मिल रही है तो इसकी ऑसिलेशंस कम नहीं होंगी। सो दीज आर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन।
अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करें, द डैम्पिंग फोर्स, इसमें जो डैम्पिंग फोर्स होगी, डैम्पिंग फोर्स जो होती है, दिस डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स किसके इक्वल होती है? दिस डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कैसे? देखिए न्यूटन का हमने थर्ड नियम पढ़ा हुआ। न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? द एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ओपोजिट। जितना तेज एक्शन होगा उतना ही ओपोजिट रिएक्शन होता है। जितना कोई बॉडी तेज मूव करती है, बॉडी जितनी वेलोसिटी से मूव करती है, उस पर उल्टा फोर्स भी उतना ही तेज लगेगा। ठीक है, सो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ओपोजिट। सो जितनी उसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से बॉडी जाती है, उतनी ही वेलोसिटी से उसको रोकने के लिए जो है फोर्स लगता है ऑपोजिट। एयर के कारण, हवा है यहाँ पर, हवा उसको क्या कर रही है? रोक रही है। हवा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं हवा के अंदर, पर हवा उसको रोक रही है। ठीक है, सो वो थ्रो कर रही है उसको। तो इसीलिए जो ये डैम्पिंग फोर्स है, इसकी डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा, दिस कांस्टेंट इज v। b, व्हाट इज दिस b? दिस b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके ओके, ये होगा डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, उसके बाद नेगेटिव निशान इसलिए लगाया है क्योंकि जो डैम्पिंग फोर्स है अप्लाइड फोर्स के उल्टा लगता है। अब जब ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी को हमने क्या पढ़ा? रूट, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू, दिस वन इज m अपॉन के, ये हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी जब ऑसिलेशंस जो है हमारी क्या होती हैं, लेट मी करेक्ट इट, इट्स अ k अपॉन m। दिस इज k अपॉन m, ये हमने पढ़ा हुआ, दिस इज k अपॉन m। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की। लगातार मतलब जो है हमारा टाइम पीरियड क्या है? लगातार सेम टाइम पीरियड के साथ साथ एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हो रही, एक ही साथ चल रही है, एक जैसे चल रही है। तो उसमें हमने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी इसकी इक्वल होती है, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू रूट ओके k अपॉन m। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड कितना आता है? दिस इज 2 पाई रूट m अपॉन के। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। सिमिलरली अगर डैम्प की बात करें, डैम्पिंग में फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स उल्टा लगता है। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा डैश, दिस इज इक्वल टू रूट k अपॉन m, ये ऐसे ही आएगा k अपॉन m। और इसमें से क्या माइनस होगा? इसमें से एक फैक्टर माइनस हो जाएगा, दिस फैक्टर इज बी स्क्वायर माइनस 4m, बी स्क्वायर माइनस 4m। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की? फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए। जब ऑसिलेशंस डैम्प हो रही है, ऑसिलेशंस लगातार कम हो रही हैं, ठीक है, तो ऑसिलेशंस की एनर्जी कम होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो किस पैरामीटर से रिड्यूस होगी? दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m। सो यहाँ से अगर आप चाहें तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ओमेगा इज अगेन 2 पाई अपॉन टी लाइक दिस वन, एंड वी कैन कैलकुलेट द टी हियर। ओके, व्हाट शुड बी द टी? अगर टी की कैलकुलेशन कर सकते हैं देन वी कैन डू। ओके, तो दिस इज अबाउट द डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके, अब एक हमें इसमें और पढ़ना है, दिस इज अ फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशंस। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशंस। Next is about the vibrations. First one is free vibrations. Free भी बोल सकते हैं या फिर free और natural vibrations. Vibrations. Okay. What is free और natural vibrations? Vibrations भी कह सकते हैं, oscillations भी कह सकते हैं, या फिर frequency भी कह सकते हैं, free vibrations. Okay, see. This is the again pendulum here. मैं यहाँ पे इसको रिलीज़ करता हूँ वन टाइम। अब मैंने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ये अपने आप खुद में ऑसिलेट कर रहा है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो इसकी जो अपनी खुद की वाइब्रेशंस है, ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है। इन वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस या नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी, या फिर फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, उन वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। सो लेट मी राइट हियर, व्हेन अ बॉडीज वाइब्रेट,
with its natural frequency. When a body vibrates with its natural frequency, without any external force, without any external force, ठीक है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एग्जांपल अभी एक ने आपने देखी पेंडुलम की एग्जांपल, ठीक है, पेंडुलम वाली एग्जांपल, ओके। इसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा होगा, ऐसा एक पैड रहता है कुछ इस तरह से, ओके। इसको हम जैसे ही इसको एक बार ऐसे मारते हैं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है, ये सारा अपने आप वाइब्रेट करता है, तो ये भी क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन है। हम यहाँ पर एक रिजिड स्पॉट है, दिस इज अ रिजिड स्पॉट, इस स्पॉट के साथ हमने एक झूला बांधा हुआ है, ये एक झूला है, इस झूले में कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, तो जैसे हम उसको एक बार यहाँ से यहाँ पर लाके, यहाँ पर हमने एक बार लाके उसको छोड़ दिया तो ये अपने आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। ये समय के साथ, टाइम के साथ ही कम होती रहेंगी वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस डैम्प बन जाएंगी, पर जब तक ये ऐसे ऐसे अपने आप वाइब्रेट करता रहेगा तो ये वाली वाइब्रेशंस कौन सी हो जाएंगी? फ्री वाइब्रेशंस, ये अपने आप वाइब्रेट करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाना, ठीक है। और दूसरी होती है फोर्स वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसमें आपको नाम से क्लियर है, इसमें जब बॉडी वाइब्रेट करेगी विद सम एक्सटर्नल फोर्स तो उसको बोलेंगे हम फोर्स वाइब्रेशन। व्हेन बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद द फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन इट्स वाइब्रेशन आर सेड टू बी फोर्स वाइब्रेशन। सो वी कैन राइट व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट with some external force rather than its natural frequency, rather than its natural frequency, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जब बॉडी जो है वाइब्रेट करती है विद सम एक्सटर्नल फोर्स या विद सम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस वक्त जो हम बॉडी को बोलेंगे, जो उस वक्त बॉडी की वाइब्रेशंस होंगी वो कौन सी होंगी? फोर्स वाइब्रेशन। देन वाइब्रेशन सेड टू बी, देन वाइब्रेशंस सेड टू बी फोर्स, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ओके, दिस इज द फोर्स वाइब्रेशंस, ओके। उसके बाद ये होगी फोर्स वाइब्रेशन। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, ठीक है। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस से पहले फोर्स वाइब्रेशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं, फोर्स एग्जांपल की वही, ठीक है, फिर से इसी को ले लेते हैं। फिलहाल हमारे पास यही है, फर्स्ट टाइम इसको धक्का दे रहे हैं, फिर धक्का दे रहे हैं, फिर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, लगातार हम इसको पुश करते जा रहे हैं, लगातार इसको कॉन्टिन्यूसली सप्लाई देते जा रहे हैं, हर बार ये किसी एक्सटर्नल फोर्स से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाली वाइब्रेशंस कौन सी होंगी? तो आंसर है फोर्स वाइब्रेशन है। जैसे हम एक झूले पे झूलते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, नीचे धरती पे पैर लगा के अपने झूले को आगे आगे धकेलते रहते हैं, करते हैं हम ऐसे, अक्सर करते हैं, ठीक है। तो झूले के नीचे अपने पैर लगा के झूले में एक फोर्स पैदा कर लेते हैं, यहाँ पे जो हम नीचे ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में हम हर बार क्या करेंगे, अपने यहाँ पर पैर से एक फोर्स क्रिएट करते रहेंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इस तरह की वाइब्रेशंस कौन सी होंगी? दीज आर द फोर्स वाइब्रेशंस, ठीक है। तो फोर्स और फ्री में बस फोर्स का ही फर्क है, जिसमें आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो नेचुरल वाइब्रेशंस है, जिसमें बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, दीज आर द फोर्स वाइब्रेशंस, ओके। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? इफ natural frequency of body is equal to the forced vibration, then resonance occur,
अकर। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक कंडीशन है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है? जब आपकी अप्लाइड वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशन दोनों इक्वल हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है रेजोनेंस में? जब रेजोनेंस आता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। सो सी हियर, दिस इज द पेंडुलम। ठीक है, ये अपनी खुद वाइब्रेशन है, इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वाइब्रेट कर रहा था, दिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज 5। ओके, अब यहाँ से हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स देना स्टार्ट किया। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज ऑफ फ्रिक्वेंसी 5। इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 5। आप इसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, वो फोर्स भी कितनी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहा है? 5। तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत बढ़ जाएगा। तो इस केस में इसका जो एम्पलीट्यूड है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज़ द रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, ठीक है। कौन सी कंडीशन? इन विच आवर नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अप्लाइड जो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स उसके इक्वल। ठीक है, रेजोनेंस पे जो है हमारी किसी भी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस एम्पलीट्यूड के इंक्रीज़ होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलती है। आजकल जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, आप +2 में आप पढ़ोगे, इवन हमारा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है ये रेजोनेंस पे काम करता है। देखिए, हम एक नंबर डायल करते हैं, दिस इज समथिंग ए नंबर 94631, कुछ भी एक नंबर डायल करते हैं 10 डिजिट का। वो 10 डिजिट का नंबर जब हम डायल करते हैं तो वो 10 डिजिट के नंबर डायल करने से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी आपके सिम की है, जो मोबाइल के अंदर आपका सिम है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी जब आपके मोबाइल के सिम के अंदर आएगी तो दिस इज़ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आपके जो मोबाइल के अंदर सिम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी। तो जैसे ही दोनों इक्वल होती हैं तो आपके मोबाइल के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी से एक एक्स्ट्रा करंट क्रिएट होता है। वो एक्स्ट्रा करंट आपके मोबाइल की घंटी को बजा देता है, तो आपके मोबाइल की घंटी बजती है। ठीक है, इस तरह से आप कहीं पर भी बैठे एक देश से दूसरे देश में भी बातें कर सकते हैं। तो रेजोनेंस एक कंडीशन है जिस कंडीशन पे हम किसी भी एनर्जी को डबल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेंस। अब देखिए कि रेजोनेंस की बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको समझिए थोड़ा सा। सो सी हियर, ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, रस्सी है, रोप भी कह सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, इसमें 4 बॉब्स को लटकाएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। तो 4 बॉब्स को लटकाया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पहली वाली बॉल को फोर्स लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग द फोर्स टू ओनली द फर्स्ट वन। ये सारा अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। हम इसको जैसे ही किसी फ्रीक्वेंसी से, किसी फोर्स से इसको यहाँ पर एनर्जी देके वाइब्रेशन करवाते हैं, इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, ये वाला वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के बाद ये एनर्जी इधर भी ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वो एनर्जी इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ एनर्जी इसके अंदर आएगी, तो ये भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी, तो ये इसके अंदर भी स्टार्ट हो जाएगी, ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली ये थोड़ी सी एनर्जी इधर भी आएगी, तो थोड़ा बहुत ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी एनर्जी आगे आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो ये चारों पेंडुलम इक्वली वाइब्रेट करते जा रहे हैं। हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2π√L/G। ये हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो टाइम पीरियड आपका किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन द लेंथ। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड पेंडुलम की बात करूँ तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो टाइम पीरियड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। अगर टाइम पीरियड सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसकी ये पहले अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी मान लो 5, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। तो जब मैंने इसको हिलाना स्टार्ट किया, मैंने इसको 5 फ्रीक्वेंसी दी। कितनी? 5। तो ये 5 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पहुँच गई, तो उसकी भी 5। तो नेचुरल भी 5 और अप्लाइड भी 5।
अब जब नेचुरल और अप्लाइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, नेचुरल और अप्लाइड दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा रेजोनेंस। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस के कारण इसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों की लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम होने से इन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। जितने टाइम में ये अपनी ऑसिलेशन करेगा उसी टाइम में ये वाला भी ऑसिलेशन करेगा। इन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा और इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू एंड फ्रो। जो एम्पलीट्यूड है वो सेकंड वाले का इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू 3 and 4, कंपेयर टू 3 and 4। क्यों हो जाएगा, कारण ये है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर चुकी है, इसमें रेजोनेंस की कंडीशन आ चुकी है। रेजोनेंस में क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली आजकल का जो म्यूज़िक सिस्टम होता है, म्यूज़िक सिस्टम में आपने इक्वलाइज़र देखा होगा, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे बेस होता है, ट्रेबल होता है, उसमें भी अलग अलग होते हैं। तो हम वहाँ पे भी क्या करते हैं, एक रेजोनेंस का कंडीशन क्रिएट करते हैं, वही आप +2 में डिटेल में पढ़ोगे। तो वहाँ पर भी हम जिस साउंड को ज़्यादा ज़ोर से सुनना चाहते हैं, मान लीजिए हम बेस को ज़्यादा सुनना चाहते हैं या ट्रेबल को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, तो सिस्टम की जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देते हैं बाय सम एक्सटर्नल एनर्जी, तो हमें वो आउटपुट ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, हम इक्वलाइज़र के अंदर, मोबाइल में जो इक्वलाइज़र सिस्टम होता है उसमें भी ये ऐसे ही काम करता है। तो ये रेजोनेंस मतलब इसका मेन काम यही है, ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। अब कुछ रेजोनेंस के डेली लाइफ के अंदर फैक्ट सुनिए। आपने देखा होगा सोल्जर्स, ये ना एक ब्रिज होता है, यहाँ से एक सस्पेंशन ब्रिज होता है, दिस इज द सस्पेंशन ब्रिज, ऐसे लटका होता है। इस पे जब सोल्जर्स वॉक करते हैं, ये सोल्जर्स, ठीक है, जब इस पे सोल्जर्स वॉक करते हैं तो उनको एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप मार्चिंग नहीं करेंगे, स्टॉप मार्चिंग। तो वो मार्चिंग क्यों स्टॉप करते हैं, तो क्या होता है, सोल्जर्स कैसे मार्चिंग करते हैं, अगर इसमें मान लो 20 सोल्जर्स हैं तो 20 के 20 सोल्जर्स का लेफ्ट फुट एक साथ से नीचे आएगा, सो वो सारे 20 के 20 सोल्जर्स उनका लेफ्ट फुट एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर वो वाली फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ब्रिज की जो ऑसिलेशंस हैं ये बढ़ जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ब्रिज में फोर्स क्रिएट हो जाएगा और ब्रिज आपका टूट जाएगा, सो ब्रिज टूट जाएगा। तो इसीलिए सोल्जर्स को बोला जाता है कि जब आप किसी ऐसे सस्पेंशन ब्रिज पे काम कर चलते हो जो ऐसे लटक रहा होता है, जिसमें थोड़ी ऑलरेडी नेचुरल वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसमें मार्चिंग नहीं की जाती, क्योंकि सोल्जर्स के जो फुट हैं लेफ्ट राइट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सभी सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी। उनकी मार्चिंग की जो ट्रेनिंग होती है बहुत हार्ड होती है, तो वो एक साथ मिलके एक सिंपल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, रेजोनेंट क्रिएट होगा, फिर झूला बहुत ज़ोर ज़ोर से झूलेगा और आपका ये ब्रिज जो है टूट जाएगा। तो दिस इज़ वाई सोल्जर स्टॉप मार्चिंग एट द ब्रिज। ओके, सो ये एक रेजोनेंस का फिनोमिना हो गया। और क्या होता है, जो हमारे जहाज़ के विंडो पैन्स होते हैं, जो जहाज़ में खिड़कियां लगी होती हैं ना कांच की, वो शीशे, वो बहुत सॉलिड मटेरियल के बनाए होते हैं। क्यों बनाए होते हैं, जैसे ही हम यहाँ से चले जाते हैं हवा के अंदर, जहाज़ हमारा हवा में उड़ेगा, तो वहाँ पे एरोप्लेन के अंदर एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। उस वाइब्रेशंस के कारण शीशे की जो ग्लास लगा होता है, जो ग्लास होते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो बाहर वाली हवा उसको एक वाइब्रेशन दे रही है, अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गई तो जो ग्लास के विंडो पैन्स हैं एरोप्लेन के वो टूट जाएंगे। तो हम नहीं चाहते वो टूटें, क्योंकि ग्लास का जो संतुलन, एरोप्लेन का जो संतुलन है वो बदल जाएगा, तो एरोप्लेन लड़खड़ा जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो वो एरोप्लेन हमारा अच्छे तरीके से चले, इसलिए जो ग्लासेस बनाए जाते हैं ये बहुत अच्छे मटेरियल के बनाए जाते हैं, ताकि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर से जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच ना करे। सिमिलरली ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आपने देखा होगा कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और कुछ छोटी छोटी बिल्डिंगें होती हैं। तो जब कोई भूचाल आता है या लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो क्या होता है कि वहाँ से एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, वो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है तो हमारी बिल्डिंग लिटिल बिट ऐसे ना, जो लिटिल बिट ऐसे वाइब्रेट करती है, तो हमारी बिल्डिंग की भी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, ये धीरे धीरे वाइब्रेशन करती हैं। अगर ये वाली वाइब्रेशन
और जो ऊपर से सनलाइट से, मतलब किसी भी भूचाल से, जो साउंड ऑफ लाइट के साउंड से भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जाती है। वो फ्रीक्वेंसी और हमारी बिल्डिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर ये मैच कर गए तो क्या होगा, रेजोनेंस क्रिएट होगा। अगर रेजोनेंस क्रिएट होगा तो बिल्डिंग जो है आपकी ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और पता है अगर बिल्डिंग थोड़ा सा भी ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट किया तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है कि वापस आ जाएगा, ये ऐसे धड़ से गिर जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंगें ऐसे गिर जाती हैं। तो ये कुछ फिनोमिना है। ऐसे ही हम गिटार बजाते हैं, स्टार बजाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस को यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस की। तो ये जो सारे यूजेस हैं ना रेजोनेंस के, हम यूजेस क्या हैं ये सारे बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। एक म्यूज़िक सिस्टम में बताया आपको भी, गिटार वगैरह बेस वगैरह पर एडजस्ट कर सकते हो एज पर रेजोनेंस। कम्युनिकेशन सिस्टम में मोबाइल के अंदर, ठीक है, मोबाइल के हर एक सिम की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो फ्रीक्वेंसी आप मोबाइल नंबर को डायल करते हो तो वो मोबाइल के अंदर एक करंट पैदा करती है जिससे मोबाइल में रिंग आती है, ठीक है, तो आप फ़ोन पिक कर सकते हो। टीवी रिमोट के अंदर देखिए, हम टीवी से एक बटन दबाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to 1 लगाने पे एक टीवी में पर्टिकुलर चैनल लग जाता है। जो अभी आप चैनल देखना चाहो, स्टार प्लस, जी टीवी, जो भी आप देखना चाहो ना, वही पर्टिकुलर चैनल क्यों लगता है, क्योंकि जब आप बटन दबा रहे हो 1 to 1, तो 1 to 1 दबाने से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जाके सेटअप बॉक्स के अंदर उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, तो वहाँ से एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो उस फ्रीक्वेंसी का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करंट बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द करंट, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का करंट बढ़ जाएगा तो टीवी पे आपको वही चैनल दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे टीवी रिमोट यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो आपका डिश टीवी का एंटीना लगा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, तभी हमारे डिश टीवी के जितने भी जो चैनल्स हैं वो हम देख पाते हैं। ये होगा हमारे ग्लास के बारे में। जितने भी एरोप्लेन्स के ग्लास हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, डैमेज से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सोल्जर्स जो है वो मार्चिंग नहीं करते सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर, ताकि जो ब्रिज है वो टूट ना जाए, ताकि ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है और सोल्जर्स की जो पैरों की फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच ना करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजोनेंस। तो इसी के साथ जो है हमारा ऑसिलेशंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट का नाम था ऑसिलेशंस एंड वेव। ऑसिलेशंस का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे अबाउट द वेव्स।